आजादी के 75 सालों बाद भी मुल्क से जात पात की तफरीक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हुकूमत के लाख दावों के बावजूद आए दिन कुछ न कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जिससे आपसी भाईचारा और शर्मसार होने लगता है। मामला किसी आम आदमी का नहीं बल्कि मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत के रुकन के साथ हुआ है। चित्रदुर्ग से बीजेपी एमपी नारायण स्वामी अपने हल्के के एक गांव में तरक्याती कामों का जायजा लेने गए थे, लेकिन दलित समाज से ताल्लुक रखने की वजह से उन्हें गांव में दाखिल नहीं होने दिया गया। इस दौरान उनके गांव वालों के साथ थोड़ी सी बहस भी हुई, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस मामले में पुलिस का कहना है कि वे मुलजिमों की तलाश कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। If such kind of incident has happened, I think definitely it should be condemned and necessary action should be taken. This is in this society, there should not be any kind of discrimination. There is no place for discrimination. We are completely against discrimination and we should show them the place. These human values should be respected. Each one of us are the same human being with the same flesh and the same blood. You cannot let it be anybody, sir. Let it be any person in the society. Discrimination should not exist. That should be completely forbidden. और वहीं इस पूरे मामले को लेकर मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं जी मीडिया नुमाइंदे जयपाल शर्मा। जयपाल, जाहिर सी बात है कि इतने साल आज़ादी को हो गए हैं, जात पात से हटकर हर कोई ऊपर उठकर काम करने की बात कहता है, लेकिन आज भी ऐसे वाकयात जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं शर्मसार कर देते हैं। आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जानिब से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी देखिए, ये पूरा मामला बहुत ही चौंकाने वाला है, खास करके जबकि आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अगर इस तरह की चीजें समाज के अंदर में है तो निश्चित रूप से सोचने को मजबूर करती है। ये चित्रदुर्ग से सांसद हैं नारायण स्वामी और वो दरअसल तुमकुर जिले के गोलरहट्टी गांव है जो दरअसल चित्रदुर्ग की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा आता है। वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट वर्क के सिलसिले में कुछ एनजीओ संस्थाओं के साथ वहाँ पर गए थे, लेकिन वहाँ पर वो गाँव जो है बताया जाता है कि वो ज्यादा बहुल गाँव है और वहाँ के गाँव के परंपरा के मुताबिक उसके अंदर में जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं होती है और ऐसे में उनको वहाँ रोक दिया गया। हालांकि सांसद महोदय ने बहुत ही संयम बरता, वो काफी देर तक वहाँ पर रहे, लेकिन उन्होंने उनके बल भी था, वो चाहते थे उसका इस्तेमाल करके अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते थे, परंतु उन्होंने संयम बरता और वो वहाँ से वापस आ गए और उन्होंने इस बात की शिकायत की, हालांकि जो है प्रशासन को नहीं की, लेकिन मामला प्रकाश में आने का प्रशासन जो हरकत में आया है और तुमकुर जिले के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने इसकी पूरे मामले की पड़ताल के आदेश दिए हैं। हालांकि गांव वालों का कहना है कि उनको गांव में आने के लिए कहीं कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी, बल्कि वो मंदिर जाना चाहते थे और हमारी वर्षों से ये परंपरा रही है कि इसमें जो है जो शेड्यूल कास्ट है बिल्कुल कोई भी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जाकर जो है दर्शन कर सकता है, लेकिन अगर इस तरीके से रोका जा रहा है तो बिल्कुल गलत है और इसके ऊपर एक्शन फौरन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका। चलिए बढ़ता आगे। येदियुरप्पा हुकूमत ने हैदराबाद कर्नाटक इलाके का नाम बदलकर कल्याण कर्नाटक कर दिया है। कर्नाटक कल्याण उत्सव के मौके पर पहुंचे सीएम येदियुरप्पा ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस इलाके के लोगों का ये बहुत पुरानी मांग रही है और जिसके बाद हुकूमत ने तरक्की में तेजी लाने की गरज से नाम में बदलाव करने का फैसला किया। अवामी ज़रूरत को देखते हुए यहाँ पर एक सेक्रेटरीट बनाया जाएगा और इस मामले में हुकूमत का यह भी कहना है कि हैदराबाद निज़ाम की शिनाख्त को खत्म करना भी हुकूमत का एक मकसद था, जो अब पूरी तरह से हर जगह नाफिज किया जाएगा। ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದಾಗಿತ್ತು। ದೇವರ ದಯದಿಂದ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। KS ईश्वरप्पा के मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाने से रियासती हुकूमत ने खुद को अलग कर लिया है। रियासती वजीर मधुस्वामी का कहना है कि यह उनका जाती बयान है, इससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। वहीं साबिक वजीर जमीर अहमद ने ईश्वरप्पा को जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि पिछले इंतखाबात में मुसलमानों के बीच जाकर वोट की भीख मांगने वाले ईश्वरप्पा का यही असली चेहरा है। वाज़ेह है कि ईश्वरप्पा ने एक तकरीब के दौरान कहा कि वतन परस्त मुसलमान बीजेपी को वोट देते हैं, जबकि पाकिस्तान हामी ऐसा करने से अभी भी हिचकिचा रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान की वजाहत पेश करते हुए सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पर डाल दी। उन्होंने कहा कि मुसलमान बीजेपी के साथ आना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें डरा रही है।
येदियुरप्पा के बयान पर भड़की कांग्रेस ने कहा है कि हजारों की तादाद में मुल्क के लिए कुर्बान होने वाले मुसलमानों को वतन परस्ती सिखाने की जरूरत नहीं है। येदियुरप्पा पहले खुद वतन परस्ती सीखे, फिर दूसरों को मशवरा दें। और चलिए अब आपको सुनाते हैं मुसलमानों को लेकर येदियुरप्पा ने क्या कहा था। 50,000-55,000 ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಓಟಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಓಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ। 47,000 ವೋಟ್ ಲೀಡರ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು। ಯಾಕೆ ಅಂಶ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ। ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇದಾನೋ ಅವನು ಬಿಜೆಪಿ ವೋಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಇದಾರೋ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ ಇದಾರೋ ಅವ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ವೋಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने को मजबूत कदम बताया है। बीजेपी की जानिब से सेवा शपथ प्रोग्राम के तहत कर्नाटक पहुंचे हर्षवर्धन ने इससे रियासत को तरक्की के लिए बेहतर बताया है। पार्टी लीडरान से मुलाकात के दौरान वजीर सेहत ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर भी मुल्क के दीगर हिस्सों से जुड़ चुका है, जिससे पूरे मुल्क में तजारत के नए आयाम खुलेंगे, जिसका फायदा किसानों को भी मिलना शुरू हो जाएगा। To the various parts of the country, but also to other countries, go and grow tomatoes and other vegetables freely in Kashmir. They feel that a lot of developmental activities, whether it is creation of new hospitals, new schools, new colleges, new hotels, new tourism facilities, new roads, new highways, everything is going to strengthen in big way in the coming years, and everyone feels here that after a couple of years, people who have tolerated Article 370 for over 70 years will themselves start feeling why did they not get it removed, why their proactive participation in the earlier years. आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 69वां यौम पैदाइश है और इस खास मौके पर मुल्क गिर पैमाने पर तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। यौम पैदाइश पर अपने आबाई रियासत गुजरात पहुंचे वज़ीर आज़म मोदी ने अलग तरीके से इसे मनाया। इस दौरान आवाम से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने 17 सितंबर की अहमियत बताई। उन्होंने हैदराबाद को हिंदुस्तान में शामिल कराने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की फिक्र की तारीफ की। आज 17 सितंबर आज के दिन का एक बहुत बड़ा दूसरा महत्व भी है। 17 सितंबर के दिन, ये दिन सरदार साहब और भारत की एकता के लिए जो प्रयास किए गए, उनके प्रयासों का 17 सितंबर एक स्वर्णिम पृष्ठ लिखा गया है। आज हैदराबाद मुक्ति दिवस भी है। आज के ही दिन 1948 में हैदराबाद का विलय भारत में हुआ था और आज हैदराबाद देश की उन्नति और प्रगति में पूरी मजबूती से योगदान दे रहा है। कल्पना कीजिए, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जो दूरदर्शिता अगर वो तब न होती, सरदार साहब के पास एक काम न होता, तो आज भारत का नक्शा कैसा होता। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने एक मरतबा फिर से मुल्क की मईशत का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि तजारती सेक्टर के बाद अब ऑटोमोबाइल सेक्टर भी और बाकी कई और सेक्टर भी बर्बादी के कगार पर खड़े हुए हैं और हुकूमत मुतनाज़ मुद्दे उठाकर आवाम को उलझाने में लगी हुई है। तरक्की और रोजगार के मुद्दे में हुकूमत हासिल करने वाले लोग नफरत बांटते फिर रहे हैं। इस मौके पर ओवैसी ने वज़ीर आज़म मोदी के अमेरिकी सदर के साथ प्रोग्राम करने पर भी तंज किया। Well, you see, the BJP and the NDA have no answer to rapid rising unemployment in India. They have no answer to factories being closed down. They have no answer to 10 lakh people being laid off in automobile industry. They have no answer to
media people being given pink slip. They have no answer to the economic problem of this country. So it is convenient for BJP to rake up all these issues so that the people's mind should be diverted. The real issue is economy, which BJP has completely failed. और वहीं इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के अमेरिकी दौरे पर ओवैसी ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। ट्रेड का तो मसला हल नहीं हो रहा अमेरिका से हमारा, मगर स्टेज तो आप दोनों एक साथ शेयर करेंगे। अजीब व गरीब मामला है, ट्रेड का मसला हल ही नहीं हो रहा। यूएस और चाइना का जो ट्रेड का मसला है, उससे हमारे कंट्री के इकनॉमी पे उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। अफगानिस्तान में यूएस क्या करने वाला है नहीं मालूम, मगर हमको भी इससे खतरा लायक है। मगर आप स्टेज शेयर कर रहे हैं, ठीक है, करिए। और वहीं इस मौके पर पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर ओवैसी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। और इन सब के बीच आपको बता दें कि 42 डीआरडीओ का एक अमेंडमेंट एरियल व्हीकल आज सुबह कर्नाटक के हादसे का शिकार हो गया। चित्रदुर्ग जिले के जोडी चिकिनहल्ली में हुए हादसे के बाद पहुंचे अफसरान ने हालात का जायजा लिया। ट्रायल के दौरान डीआरडीओ का रुस्तम 2 यूएवी बिना पायलट के प्रवास कर रहा था और इस मामले में मकामी एसपी ने हादसे के बारे में कहा कि जो रुस्तम 2 क्रैश हुआ उसका ट्रायल किया जा रहा था, जिसमें वो फेल हो गया और खुले इलाके में जा गिरा, जिससे उसको कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। आम लोगों को इस यूएवी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए देखने के गरज से आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। हैदराबाद में ड्रेस कोड को लेकर तालिबात ने जमकर हंगामा किया। हालांकि बाद में सेंट फ्रांसिस कॉलेज ने यह फरमान वापस ले लिया है, जिसमें लड़कियों को केवल लंबी कुर्ती पहनकर आने को कहा गया था। कॉलेज इंतजामिया का तर्क था कि छोटे कपड़े पहनने से लोग बदनीयती की नजर से देखते हैं और इसमें उनकी तालीम भी इससे मुतासिर होती है। लेकिन तालिबात ने अपने आज़ादी से जोड़कर इसको हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना है कि वो स्कूल नहीं, एक कॉलेज में पहुंच गई हैं और उनकी आज़ादी को इस तरह से छीना नहीं जा सकता। आंध्र प्रदेश असेंबली के साबिक स्पीकर और टीडीपी लीडर कोडेला शिवा प्रसाद ने खुदकुशी के मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। उनके रिहायशगाह पहुंचे साबिक सीएम चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। कोडेला स्पीकर के अलावा रियासत के कई अहम वजारत ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, बस दीजिए इजाजत, आदाब।